अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में जिसके बारे में अनपॉपुलर ओपिनियन है दैट इज़ माला, एंड आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द नॉवल माला बाय निम्रा अहमद, बट नॉट द नॉवल इन इटसेल्फ बट द मेन कैरेक्टर माला। माला के कैरेक्टर से रिलेटेड एक अनपॉपुलर ओपिनियन है और उसी को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द अनपॉपुलर ओपिनियन। ये भी मैंने एक राइटर की ही स्टोरी पे पढ़ा और ये उनका एक ओपिनियन था। शी काइंड ऑफ थिंक के माला का जो ट्रेजिक फॉल था या उसका एक अपना जो फ्लॉ था कैरेक्टर का, वो इस ओपिनियन के साथ उनके लिंक कर रहा था, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि माला की डेथ हुई या माला फेस्ड सच सर्कमस्टेंसेस। मैंने उस ओपिनियन को पढ़ा, उनकी स्टोरी पढ़ी, तो मुझे काफ़ी इख्तलाफ था उससे। मैं ऑलरेडी उस सीन को किसी और विजन से, किसी और तरह से देख रही थी और फिर इस तरह के एक पॉइंट और ओपिनियन से मुझे फर्दर उस पर एनालिसिस का जो है वो मौका मिला। सो मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओपिनियन जो था वो लास्ट एपिसोड से रिलेट कर रहा है, माला की और ज़ियाद की मुलाकात से। लास्ट एपिसोड्स के कुछ लास्ट सीन्स हैं, उनमें से एक काफ़ी पोइगनेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन जो था वो माला का और ज़ियाद का सीन था, जिसमें काफ़ी अरसे के बाद माला की और ज़ियाद की मुलाकात होती है फेस टू फेस अकेले। लेकिन क्योंकि कुछ सीन्स पहले एक उनकी मुलाकात हो चुकी है और उसमें मालिक फरीद जो है वो माला के साथ थे और बदर भी था वहाँ पे। लेकिन ये सीन ऐसा था जिसमें माला जो है वो रिसीव करने आती है अपना ड्रेस बेकरी में, जिसका उसने ऑर्डर दिया होता है, अपना वेडिंग आउटफिट, और वहाँ पर ज़ियाद आ जाता है। बेसिकली वही वेडिंग आउटफिट का वो एड्रेस देता है बेकरी का, तो माला को वहाँ पर आना पड़ता है। सो टॉकिंग अबाउट दैट सीन, दे बोथ शेयर दिस इंपॉर्टेंट सीन, और उसमें माला ज़ियाद को कन्फ्रंट करती है, या दोनों की तरफ से हम कहेंगे कि कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो काफ़ी अरसे से दोनों के दिल में थी और अब वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं। सो जो ओपिनियन है वो इस ही टॉक से रिलेट कर रहा है और उन राइटर का कहना ये था कि माला को ज़ियाद को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था, यानी कि माला को ज़ियाद को वो कुछ जुमले महसूस नहीं बोलने चाहिए थे अबाउट माहिर, कि माहिर ही असल मर्द है और अगली 10 ज़िंदगियों में भी मैं उसी को जो है वो उसी का इंतखाब करूँगी। और बेसिकली तो इस तरह की टॉक को ज़ियाद ही इनिशिएट करता है। हमें ज़ियाद के कैरेक्टर का पता ही है कि साइकोलॉजिकली वो कितना साइकोपैथिक था, किस तरह की इनसिक्योरिटीज़ उसको लाहिक थी। काफ़ी सारी टिपिकल एंटेगनिस्टिक और विलन जैसी क्वालिटीज़ उसमें मौजूद थी, लेकिन उसके साथ साथ वो बुज़दिल और डरपोक भी था। खैर वही ये कुछ बातें स्टार्ट करता है कि तुम्हारे लिए हमेशा से तुम्हारा पसंदीदा मर्द जो है वो कैफ़ ही था और मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए क्या नहीं किया, लेकिन तुमने फिर भी उसका इंतखाब किया, और अगर तुम माहिर से शादी नहीं करोगी तो तुम मेरे बच्चे की माँ ही रहती, अब उससे शादी करके तुम माहिर की बीवी बन जाओगी, और जब तुम उसकी बीवी बनोगी तो मैं तुम्हें खो दूंगा, तो क्या बेहतर ही नहीं है कि मैं तुम्हें अभी खो दूं। जो इनकी बातें हैं वो कुछ फोर शेडोइंग भी कर रही थी कि नेक्स्ट अब सीन्स में ऐसा ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जो यहाँ में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, जो ओपिनियन है मैं उस तक ही रहूँगी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों के स्पॉयलर्स भी नहीं देना चाहती जिन लोगों ने अभी तक नॉवल नहीं पढ़ा, और इन टॉक्स में कुछ स्पॉयलर्स भी थे। सो द मेन पॉइंट वॉज कि माला को ज़ियाद को वो सब नहीं बोलना चाहिए था, जिसको आम जुबान में यही कहेंगे कि माला को ज़ियाद को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था। इन जुमलों ने ज़ियाद को मज़ीद पोक किया या उसको मज़ीद उभारा, पिंच किया कि वो माला के साथ वही सब कुछ करता, यानी कि उसको जीप के साथ उड़ा देता। माला ज़ियाद को कहती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें उससे दूर रखना चाहता हूँ, यानी कि माहिर से। इसी तरह माला कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी करती है। वो उसे कहती है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने तुमसे तलाक लिया, अपने बच्चे को खुद पाला है, अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे बगैर मैंने शुरू किया है, अब तुम गन लेकर मेरे सामने आ गए हो कि मैं तुम्हें मुंतहिब करूँ, और इस तरह की बहुत सारी बातें जो कि माला की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी था कहना। सो मैं इसको किस तरह से सोचती हूँ, डेफिनेटली मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह ये एक पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि माला उसको कहती है कि मैं बहादुर भी हूँ और मैं बेवकूफ़ भी हूँ, और मैं अगली 7 ज़िंदगियों में भी माहिर का ही इंतखाब करूँगी। रहा माहिर का सवाल, तो वो हमेशा से एक अच्छा मर्द था, वही असल मर्द है, मर्द को उसी तरह ही होना चाहिए। तुमने ना कभी मेरी इज्जत की, ना कभी मुझे अपनी फैमिली समझा, बल्कि तुमने मुझे हमेशा एक ट्रॉफी की तरह समझा। और फिर डेफिनेटली वो ये एक जुमला भी बोलती है फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें भी इस चीज़ का पहले से तो आइडिया होता है, लेकिन माला के मुँह से इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली कि रहा माहिर तो वो हमेशा से मेरा पसंदीदा मर्द था। अभी माला ये बोल ही रही है और ज़ियाद जो है वो उस पर पिस्तौल तान लेता है, यानी इसे हमें एग्जैक्टली आइडिया होता है कि इस चीज़ ने ज़ियाद को कितना ट्रिगर किया है, यानी वो ये सारी बातें सुन के काफ़ी ट्रिगर होता है, उसको ये सब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, क्योंकि हमें ज़ियाद की इनसिक्योरिटीज़ का पता है और हमें पता है कि उस जैसे मर्द जिनकी जो अंदर से कितने बुज़दिल होते हैं और उनकी फ्रेजाइल ईगो उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि अब तो वो उसकी बीवी नहीं भी है, फिर भी द सेंस ऑफ ओनरशिप वो उसके अंदर प्रिवेल कर रही है, और यही इनसिक्योरिटी कि मैं माहिर से बेहतर हूँ और माला हमेशा मुझे चूज़ करे, या मैंने इस औरत को छोड़ दिया था तो क्या ये मूव ऑन कर जाएगी या अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ जो है वो शुरू कर लेगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का और ज़ियाद की साइकी का हमें आइडिया होता है। और बिल्कुल जैसे ही वो उस पर पिस्तौल तानता है और माला उसको फ़ौरन से कहती है आई एम सॉरी। वैसे ही यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा बात जो है वो ऐड कर देती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी नेचुरल लगा, और ऊपर माला ने खुद भी बोला, उसने ये कहा कि मैं बेवकूफ़ भी हूँ और मैं बहादुर भी हूँ। यानी ये कुछ ऐसा नहीं था कि आप इतने बहादुर बन जाओ कि मौत आपको सामने नज़र आ रही है और आप किसी फिल्मी हीरोइन की तरह
एक्ट कर रहे हो या आप काफ़ी अननेचुरल सा एक्ट कर रहे हो और आप डरो नहीं, क्योंकि हर इंसान को ज़िंदगी और अपनी जान बहुत प्यारी होती है और काफ़ी हद तक ये हमारे ह्यूमन होने को रिफ्लेक्ट करता है। सो माला डिड द सेम। उसने उसी वक्त बहुत ज़ियाद को ये बोला कि आई एम सॉरी, आई नो जो मैंने किया है उस पर तुम्हें दुख है, यानी कि मैंने तुमसे अलहदगी ले ली और ज़िंदगी को तुम्हारे बगैर शुरू किया, और माहिर को छोड़ो, क्या तुम बदर की माँ को मार दोगे? बदर का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा? यानी इस तरह की कुछ टॉक्स। यहाँ पर वो मुझे बिल्कुल एक औरत भी लगी, एक माँ भी लगी और एक आम इंसान भी, जो कि डेफिनेटली हम बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कर लेते हैं, अपने अंदर की बात को भी सामने रख रहे हैं, लेकिन जब आपके सामने मौत इस तरह से खड़ी है तो आपको भी पता है कि अपने अल्फाज का चुनाव कैसा करना है, या एटलीस्ट अगर आपने अपना दिल किसी के सामने खोल के रखा है, अपनी दिल में छुपी हुई बातों को किसी के सामने जाहिर किया है, तो भी आपको पता है, आपको ज़िंदगी की कदर का एहसास है, और ज़ाहिरी बात है आप उस तरह से इतने बेवकूफ़ नहीं हो कि बहुत अननेचुरल सा एक्ट करो। सो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी एडमायरिंग लगी। उसके अलावा अब अगर मेन बात पर आएँ जो कि ओपिनियन था, तो काफ़ी हद तक अगर हम बहुत टिपिकल वे में देखें, बहुत कन्वेंशनल वे में देखें, जो कि बात ज़्यादातर सर्कुलेट कर रही होती है, उस हिसाब से उनका ओपिनियन इतना ऑड नहीं है, या ये कहा जा सकता है कि बहुत से लोग इस ओपिनियन को काफ़ी हद तक ठीक ही लेते हैं कि माला ने ज़ियाद को कन्फ्रंट करके गलत किया, उसने अपनी मौत को खुद दावत दी, उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम लोग आम हालात में देखें या आम अंदाज में देखें तो हमें ये चीज़ शायद वाकई बहुत इफेक्ट करेगी कि माला ने क्यों ज़ियाद को कन्फ्रंट किया, उसने ये महसूस जुमले क्यों बोले। लेकिन इज़न्ट इट द हाई टाइम कि हम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें, जो कि इक्वली ही कॉमन भी है और इक्वली ही नोन भी है। वो ये है कि समटाइम्स ये होता है कि आप किसी भी तरह की अब्यूज़ को, वायलेंस को या एक सप्रेसिव बिहेवियर को इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर चुके होते हो कि अब उसके बाद आपकी बस हो जाती है। आपने कभी ना कभी अपने ख्यालात को, अपनी तकलीफ़ को, अपने दिल में छुपी हुई बातों को वॉइस ज़रूर करना होता है, और माला ने यहाँ पर एग्जैक्टली यही किया। उसने इससे पहले कभी भी ज़ियाद को इतना क्लियरली माहिर के बारे में ये सब कुछ नहीं बोला, या हमें एज अ रीडर भी इस चीज़ की इतनी क्लियरेंस नहीं थी। सो मैं इसको माला के पार्ट पे ज़ियाद को पोक करना तो कभी भी नहीं कहूँगी। मुझे ऐसे लगता है कि देखिए, अगर आप एक तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हो किसी इंसान के साथ रहते हुए और वो तकलीफ़ का बायस है, तो बेहतर क्या होगा आपके लिए कि क्या आप उसे छुटकारा पा लो और फिर भी आपको तकलीफ़ मिले, या आप उसके साथ रहते रहो और फिर भी आपको तकलीफ़ मिले। आम हालात में तो हम यही सोचते हैं ना कि अगर मरना ही है तो चलो फिर क्यों ना उसके साथ रह के ही मरा जाए, जब ज़िंदगी में हमारा एहतताम या आखिरी चीज़ मौत ही है, जो कि माला के केस में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, जिससे मैं हाईली डिसएग्री करती हूँ। यानी इन सब का मानना ये है कि अगर ज़ियाद के साथ माला रहती तो तब भी उसकी मौत ही होनी थी, और अब वो उसके बगैर है, उसने उसके बगैर ज़िंदगी शुरू की है, खुद को हीलिंग के सफ़र पर गामजन किया है, तो तब भी माला को हिस्से में मौत ही मिली है। तो क्या बेहतर था कि माला ज़ियाद के साथ ही रहती? जब ज़िंदगी में मरना ही है तो फिर ज़ियाद के साथ रह के मरा जाए या उसके बगैर रह के मरा जाए, तो बेहतर ऑप्शन ये होगा कि क्यों ना उसके साथ रह के मरा जाए। नाउ हियर आई हाईली डिसएग्री। मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी इंसान को इस तरह का कोई भी हक नहीं है वो उस पर तकलीफ़ इन्फ्लिक्ट करे, वो उसको टॉर्चर करे। कोई भी इंसान एब्यूसिव मैरिज में है, फिजिकली अब्यूज़ हो रहा है, हर तरह से अब्यूज़ हो रहा है, और वो उस चीज़ को सहता रहे। यानी ये तो अपने खुद के साथ इतनी नाइंसाफ़ी होगी, ज़्यादती होगी कि आप कहो कि बस जब मैंने मरना ही है तो क्यों ना मैं घुट घुट के मरती ही रहूँ। मेरे नज़दीक मैं इस तस्वीर के दूसरे रुख को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और वो ये है कि जब आपने मरना ही है, जब आपको तकलीफ़ का ही सामना है, तो क्यों ना अपनी बात को कह के इज़्ज़त के साथ मरा जाए। क्यों ना अपनी तकलीफ़ को वॉइस करके, अपने दिल में छुपी हुई सारी बातों को, अपने जहन में तमाम ख्यालात को जो आपने इस तकलीफ़ के साथ बर्दाश्त किए हैं, उनको अगले इंसान को बोल कर ही जिया जाए। और फिर बेशक अगर मौत ही लिखी है, मरना ही है, तो फिर क्यों ना इज़्ज़त के साथ मरा जाए, क्यों ना अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा जाए, क्यों ना कभी एक दफ़ा ही अपने दिल की बात कही जाए। क्योंकि एक इंसान आपको मुसलसल रोंदता चला जा रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, आप वो सहते भी जा रहे हो और आप कभी भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे या अपनी उस बात को वॉइस नहीं कर रहे, तो ये उस इंसान के साथ जो जुल्म सह रहा है उसके साथ भी उतनी ही नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर जुल्म सहने वाला और मजलूम बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आप अगले को इतना अलाउ कर रहे हो। माला के केस में हम ये नहीं देखते, उसने ज़ियाद से छुटकारा पा लिया, डाइवोर्स ले ली, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया, अपनी हीलिंग को शुरू किया। यहाँ पर भी काफ़ी लोगों का मानना है कि हीलिंग तो निम्रा अहमद ने कहा था कि हमारी होगी, और ये तो हीलिंग नहीं, ये ट्रॉमा मिल गया। सो इसको भी नेक्स्ट किसी और वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, इस पर भी काफ़ी बात हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली जो नॉवल है माला, इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स पे बात हो सकती है। सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट नॉवल था लास्ट कुछ मंथ से, तो उस लिहाज से आई हैव अ लॉट टू से अबाउट इट। लेकिन इस वीडियो में क्योंकि मैं माला की और ज़ियाद की ही बात करूँगी, जो कि लोगों के नज़दीक या एक अनपॉपुलर वर्जन में माला की डिमाइस का बाइस बना। सो आई वॉज सेइंग कि माला ने उस हिसाब से कन्वेंशनली बिहेव नहीं किया, और यही चीज़, ये लास्ट सीन्स और लास्ट डायलॉग्स भी उस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं
हैं कि माला की अगर अगले सीन्स में मौत ही होने वाली थी या उसको ज़ियाद से खतरा ही था और उसको ये सब कुछ पता ही था, तो फिर उसने ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये समझा कि मैं ज़ियाद को कन्फ्रंट ज़रूर करूँ या मैं एटलीस्ट उसको ये बातें तो ज़रूर बताऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़ियाद को पता होने के बावजूद भी वो हर तरह का बुरा रवैया रखता जा रहा है, अभी भी बाज नहीं आ रहा। फिर माला ने बेहतर यही किया कि ज़ियाद के साथ ये सारी बातें की और जो उसके दिल में था, जिन हालात से वो गुजरी और जो उसने ज़ियाद की तरफ महसूस किया हमेशा से, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम इतना क्लियरली उन सब चीज़ों को वॉइस किया। और यहाँ पर इन सारी टॉक्स में वो सिर्फ माहिर के बारे में बात नहीं करती, वो ज़ियाद को उसका असल रुख दिखा रही है जैसा वो है। उसको कहती है कि तुम एक आदी मुजरिम हो और तुमने अपने ही बेटे के साथ गलत किया, और ये भी कि तुम मुझे तो यहाँ से मार के आसानी से निकल जाओगे लेकिन तुम बदर को कभी भी अपने साथ नहीं रख सकोगे, और किस तरह तुम्हारी माँ ने जादू के जरिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और तुम भी उसकी का ही एक हिस्सा हो। इस तरह की बहुत सारी बातें वो करती है ज़ियाद को, और ज़ियाद को कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनसे तकलीफ पहुँच रही है क्योंकि वो सच है और वो सच उसको चुभ तो रहा है। और माला की ज़ुबान से इतने साफ लफ्ज़ों में वो ये नहीं देख रहा कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ, लेकिन वही एज अ टिपिकल एक्स हस्बैंड और जो लोग इस तरह का टॉर्चर इन्फ्लिक्ट करना चाह रहे होते हैं, जो इनसिक्योर होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, उनके अंदर इस तरह की चीज़ें इनसिक्योरिटी के तौर पे प्रिवेल करती हैं। और ज़ियाद भी उन्हीं चीज़ों की एक्सटेंशन है, उन्हीं सब का हिस्सा है। और यहाँ पर वो वही टिपिकल बिहेवियर ही शो कर रहा है, उसको बंदूक से मारना और इस तरह बुजदिली के साथ मारना और ये सब कुछ प्लान करना, ये उसको ज़्यादा ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बात यही है कि इन सारी टॉक्स में जिस चीज़ ने उसको सबसे ज़्यादा हिट किया है या जो चीज़ उसको ट्रिगर कर रही होती है, आम अल्फाज में कहा जाए तो वो माला के वही अल्फाज हैं जो माहिर के लिए भी इस्तेमाल कर रही है, कि जैसे ही वही कहती है कि रहा माहिर तो वो हमेशा से मेरा पसंदीदा मर्द था, तो साथ ही वो उस पर बंदूक जो है वो तान लेता है। इससे हमें आइडिया तो ऑब्वियसली हो रहा है कि कौन कौन सी बातें उसको चुभ रही हैं और कितनी चुभ रही हैं। लेकिन इस सब में मैं कभी भी माला को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी कि उसने ये सब कुछ क्यों बोला। मेरे नज़दीक उसने बिल्कुल ठीक किया, जब पहले भी हर तरह से वो टॉर्चर का हिस्सा रही है, अब्यूज़ का हिस्सा रही है, ज़ियाद ने हर तरह की तकलीफ से उसको गुजारा है, और तो फिर अब उसका ये हक बनता है कि एटलीस्ट वो अपनी उन बातों को, उन चीज़ों को वॉइस करे, चाहे उसके बाद वो मौत के घाट ही क्यों ना उतर जाए, क्योंकि ऐसे इंसान ने आपको ऐसे नहीं तो वैसे हर हाल में मारना ही है। सो फिर बेहतर यही है कि आप भी अपने दिल की बात कह दो और आप भी अपने अंदर मौजूद जो लावा इतने अरसे से पक रहा है उसको बाहर निकाल दो। यहाँ मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी पोइट्री शेयर करूँगी, आई होप वो आप लोगों को इसके साथ काफ़ी लिंक लगे। और जिन दिनों माला की लास्ट एपिसोड अपलोड हुई और मैं वो पढ़ रही थी, उसके कुछ टाइम के बाद ही ये पोइट्री मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, और तब तक मेरा स्टैंस काफ़ी ऐसा ही था और इस पोइट्री ने फर्दर भी काफ़ी उसको एलिवेट किया। तो बेसिकली तो ये पोइट्री जो है वो अहमद नदीम अरशद की है, 4 लाइनें हैं, शायद इससे भी ज़्यादा लंबी हो, लेकिन मेरे सामने सिर्फ यही कुछ इसका हिस्सा आया था तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और वो इस सारे POV के साथ बहुत रिलेट कर रहा है। लेकिन इसको अस्मा जहांगीर ने लगाया हुआ था इंस्टाग्राम पे, जो कि औरतों के लिए हमेशा से एक फियरलेस आवाज़ रही हैं। वो औरतें जो बहुत ओप्रेस्ड की जाती हैं, जो कहीं ना कहीं शिकार रही हैं फेमिसाइड का भी और वायलेंस का भी, अब्यूज़ का भी। तो उन्होंने ख़ास तौर पर ये औरतों के लिए ही बात है और इसको माला के पर्सपेक्टिव से समझा जाए तो बहुत एप्ट होगा, क्योंकि मर्द तो अक्सर अपनी हर बात कह जाते हैं बहुत धड़ल्ले के साथ, उनको इस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। औरतें अक्सर औकात और ज़्यादातर घुट घुट के रहने को प्रेफर कर रही होती हैं या उनके पास बकौल उनके कोई चॉइस नहीं होती। तो यहाँ पर वो इसी चीज़ की तरफ इशारा है। ये पंजाबी में है, 4 लाइनें हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अहमद नदीम अरशद की ये पोइट्री है। अखियाँ मीट के कंबन नालों, अखियाँ खोल के मरिया जाए, चुप रह के भी मर जाना है, झलियो बोल के मरिया जाए। तो आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ ज़रूर आई होगी और ये चीज़ कितनी माला के अनपॉपुलर वर्जन के साथ या ओपिनियन के साथ रिलेट करती है कि जब आपको पता ही है या कहीं ना कहीं अंदाज़ा है या कहीं ना कहीं इस चीज़ का आइडिया है कि इस तकलीफ़ के साथ ही जीना है और इस तकलीफ़ में रहते हुए भी मौत है, अलहदगी में भी मौत है, तो फिर क्यों ना जब आप चुप रह के, खामोश रह के वो जुल्म सह रहे हो, तो फिर आप अपनी उस तकलीफ़ को वॉइस ही कर, यानी घुट घुट के मरने से बेहतर है कि इज़्ज़त के साथ मरा जाए। और अगर जाते हुए आपकी आखिरी अल्फाज ही आपकी ज़ात के लिए ऐसा काम कर जाएँ, चाहे अगले पे कोई असर ना भी हो उसका, लेकिन आपको लगे कि आप अपनी नज़रों में मोतबर हो गए हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट हर इंसान अपनी ज़ात और अपने अमाल लेकर ही इस दुनिया में आया है और इस दुनिया से जाएगा। तो फिर जब आप अपने लिए खुद ही जवाबदेह हो, कोई आपके लिए बोलने वाला नहीं है, कोई आपको उस तरह से हील नहीं कर सकता, कोई आपको किसी भी तरह के ट्रॉमा से नहीं निकाल सकता, ये आपकी अपनी ज़ात है, तो फिर क्यों ना आप अपनी नज़रों में ही मोतबर हो और आप अपनी उस तकलीफ़ को, आप अपनी उस दर्द को एटलीस्ट दूसरे को बता के ही रुखसत हो, व्हेन डेथ इज़ द अल्टीमेट एंड। सो उस लिहाज से इस तरह का मरना जो है वो इज़्ज़त के साथ मरना होगा। एंड आई थिंक सो माला चोज वाइजली। बेशक वो उस वक्त डरी भी हुई थी, लेकिन उसने हर वो बात कही जो कहीं ना कहीं ज़ियाद के कान खोलने के लिए बहुत ज़रूरी थी। फिर बेशक बहुत से लोग इसको ऐसे ही देखेंगे कि इसके बाद तो माला मर ही गई ना, माला ने कितनी बेवकूफ़ी की, लेकिन वही तो सारी बात आ जाती है जो मैंने पीछे भी कही है कि जब आपने ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो इज़न्ट इट बेटर कि आप डिग्निफाइड वे में मौत को गले लगाओ, या वो इंसान आपको हर तरह से आपकी तजलील ही करेगा, आपको तोड़ेगा ही, तो फिर क्यों ना आप उसको एक दफ़ा तो उसका गिरेबान झांकने दो, आप उसको एक दफ़ा तो ऐसे अल्फाज से रोशनास
मास्क करवाओ कि उसको भी पता चले कि उसकी ज़ात कितनी गंदी है। और मेरे नज़दीक माला के ये जो अल्फाज थे ये सिर्फ सच्चाई को और फ्रीडम को ही डिपिक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये भी जाहिर करवा रहा है कि किस तरह माला चोज़ हर सेल्फ, शी चोज़ सेल्फ वर्थ, शी प्रेफर हर चॉइस, शी प्रेफर इंडिपेंडेंस, ना कि गुलामी के साथ हर चीज़ को उसने कबूल किया। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन है। वैसे तो ऑलरेडी वो उसको सालों पहले छोड़ चुकी है, लेकिन ये फाइनल वर्ड्स फर्दर एक ब्रेकेज था कि ज़ियाद के कंट्रोल से ब्रेकेज, और ये असर्ट करना कि उसके लिए उसकी ज़ात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी कि ज़ियाद उस पर किसी भी तरह की पावर नहीं रखता। फिर बेशक ज़ियाद डिड द कॉवर्डली मूव, उसने माला को कुचल ही दिया जीप के साथ, क्योंकि वो ये सब देख नहीं सका कि फाइनली माला जो है वो वापस खुश होगी या वो अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करेगी और माहिर के साथ। सो ये एक अलग तरह से फिर डिबेट है जो कि फेमिसाइड के साथ बहुत लिंक करती है, जो कि ज़ियाद के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करती है कि वो एट द एंड कैसे एक सोशियोपैथ था और कैसे विलन टेंडेंसीज थी उसके अंदर। ये सब एक अलग तरह से डिबेट है। इंशाल्लाह मैं उसको किसी और वीडियो में भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि माला के साथ तो इतने ज़्यादा POVs अटैच हैं। सो अच्छा है कि डिफरेंट वीडियोज़ में शेयर हो जाएंगे। एक वीडियो में उस सबको कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती रहूँगी। तो मेरे नज़दीक माला ने ये बिल्कुल ठीक किया, और इस तरह के अल्फाज का चुनाव और ये सब कुछ कह के फिर बेशक उसके बाद उसकी डेथ ही हो गई। उसने ये शो किया, उसने असर्ट की अपनी लिबर्टी को, उसने रिजेक्ट किया विक्टिमहुड को, और उसकी तरफ से ये एक उसका रिलीज़ था, एक कैथार्टिक रिलीज़। आप कहते हो ना कि काफ़ी अरसे से चीज़ें आपके अंदर पाइल अप हुई हैं और फाइनली अब आपने उनको रिलीज़ किया और आप एक गहरा सांस लेते हो। इक्वली इस सारे सिनेरियो में जो कि हमें माला पढ़ते हुए, नॉवल पढ़ते हुए तो बहुत क्लियरली रियलाइज़ हो जाता है दैट माला बेसिकली ब्रेक द साइकिल, डाइवोर्स लेना, ज़ियाद से अलहदगी लेना, अपने आप को हील करना, अपनी सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी को वापस गेन करना, और इस तरह की बात ज़ियाद को कन्फ्रंट करते हुए कहना, तो ये सारी चीज़ें ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ दिस टॉक्सिक एंड अब्यूसिव साइकिल को ब्रेक करने की तरफ इशारा कर रही हैं। एंड आई थिंक सो दिस इज़ हाई टाइम कि हम इस तरह की चीज़ को अप्रिशिएट करें, रिकग्नाइज़ करें। बहुत ज़रूरत भी है हमारे माशरे में, क्योंकि विक्टम्स हों या द पर्सन हु इज़ अब्यूज्ड, इन सब लोगों को इक्वली ही राइट है कि वो अपनी आवाज़ को उठाएं और अपनी तकलीफ़ को वॉइस करें। इसके अलावा जो भी उनकी सोचें हैं उनको अल्फाज का पहनावा दें और सच को छुपाएं नहीं, और कन्फ्रंट करना पड़े तो डेफिनेटली कन्फ्रंट करें। सो माला के ये सारे वर्ड्स और इन सारे डायलॉग्स में और इन स्पेसिफिक सीन्स में इस ही चीज़ की तरफ इशारा है। और हमें ऑलरेडी भी पता है कि अगर आप निम्रा अहमद के कंटिन्यूअस रीडर हो तो काफ़ी हद तक इस चीज़ का आइडिया होता है कि दैट शी प्रेफर्ड वुमेन एम्पावरमेंट और सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ। वो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा लिखती हैं या इस पे जोर डालती हैं। तो माला का भी उसी की तरफ इशारा है, ये भी उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि जो ज़ियाद जैसे अब्यूज़र्स होते हैं ना, वो बहुत थ्राइव करते हैं कंट्रोल पे और साइलेंस पे, कि उनका जो अब्यूज़र, जो अब्यूज़्ड जिसको वो कर रहे हैं, वो दबा रहे, वो आवाज़ ना निकाले, उस पर उनका कंट्रोल वो प्रॉपर्ली असर्ट करें। तो फिर ऐसी चीज़ उनको ज़ाहिरी बात है एक दफ़ा झंझोड़ती ज़रूर है। ऐसी चीज़ उनके लिए आई ओपनिंग भी हो सकती है। फिर बेशक हमारे सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे माशरे में भी कि कहीं ना कहीं औरतें वापस फेमिसाइड का ही शिकार हो रही होती हैं, या वो अपने ही शौहर के हाथों मौत के घाट उतर रही होती हैं। लेकिन फिर अगर एक इंसान आपको थ्रू आउट योर लाइफ टॉर्चर कर रहा है, जितना अरसा आप उसके साथ गुजार रहे हो, वो अपना कंट्रोल, अपनी डोमिनेंस असर्ट करने के लिए आपको कंटिन्यूसली अब्यूज़ कर रहा है, तो फिर इट्स बेटर एंड इट्स हाई टाइम एंड इट्स वर्थेबल कि आप अपनी ज़ात को पहचानो, आप अपनी अहमियत, आप अपनी कदर कीमत को खुद जानो, आप ये लिबर्टी जो है वो अपनी डिपिक्ट करो, शो करो अपनी अल्फाज, अपनी आवाज़ के ज़रिए ही, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज़ है वो आपकी सोच से ही शुरू होती है, फिर उसके बाद आप उसको अल्फाज का लिबादा उड़ाते हो, उसके बाद फिर वो आपके एक्ट्स की तरफ जो है वो जाता है। सो माला का ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का मकसद यही था कि बेसिकली तो ये अनपॉपुलर ही था। मैंने काफ़ी कम जगहों पर ही इस चीज़ को देखा है। माला के साथ दूसरे विजन्स और दूसरे पर्सपेक्टिव्स और पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़्यादा अटैच थे, लेकिन ये भी एक ओपिनियन जो है इसके साथ लिंक था, और बहुत से लोग शायद इसको इस रुख से ना देख रहे हों, और जो देख भी रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन काफ़ी हद तक इस चीज़ की तरफ ही इशारा था। और माला ने फिर उस लिहाज से जो किया, एटलीस्ट फॉर वंस शी डिड द राइट थिंग। और एक दफ़ा तो नहीं है, क्योंकि पहले वो ज़ियाद से छुटकारा पा चुकी है, डाइवोर्स ले चुकी है, बट स्टिल इस तरह की एक कन्फ्रंटेशन और इस तरह की नैरेटिव को वॉइस करना, दैट वाज स्पॉट ऑन। डायलॉग्स इतने एडमायरिंग हैं, जैसे माला उसको कहती है कि तुम एक सीरियल किलर हो, तुम एक आदि कातिल हो, और इन सब बातों के बाद भी ज़ियाद उसको यही कह रहा है कि तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है, तुम मुझे भी चूज़ कर सकती हो। और माला उसको इतना प्यारा जवाब देती है, वो उसे कहती है कि मौत का खौफ भी माला को नहीं रोकेगा कि वो सच बोले या वो ये सब कुछ कहे तुमसे, तुम मुझे छोड़ भी दोगे यानी तुम मुझे मारोगे नहीं, तो तब भी मैं तुम्हारा इंतहाब कभी नहीं करूँगी। यहाँ पर ये फाइनल वर्ड्स इतने रिफ्लेक्टिंग है कि अब नहीं, माला की तरफ से ये एक स्टैंड है कि काफ़ी हद तक हम ये कहेंगे कि माला की हीलिंग तो हो चुकी है, जो उसने खुद ही की है, अब वो इतना खुद को ट्रैप्ड नहीं फील कर रही। ये सारी चीज़ें उसकी लिबरेशन ऑफ वॉइस एंड थॉट एंड हर सेल्फ आइडेंटिटी की तरफ ही इशारा कर रही हैं, जिसको वो इतना क्लियरली बोल रही है, मैं और तुम कभी भी एक साथ नहीं हो सकेंगे। सो मुझे ये डायलॉग्स काफ़ी पावरफुल लगे, और ये काफ़ी फोर शेडो भी कर रहे थे अगले सीन्स की तरफ भी, लेकिन इक्वली ये रिफ्लेक्ट भी कर रहे थे कि माला चोज हर सेल्फ।
सो इस वजह से मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई कि एक राइटर की तरफ से इस तरह का स्टैंस आना, जब राइटर जो है वो काफ़ी हद तक न्यू विजन दे रहा होता है, काफ़ी सारे न्यू स्टैंसेस थ्रो कर रहा होता है। हम रीडर्स को तो ज़रूरत है कि हम ऐसे वर्जन्स को पढ़ें, ऐसे पर्सपेक्टिव से रोशनास हो। तो फिर अगर कोई लिखने वाला भी इस तरह से कह रहा है कि कहीं ना कहीं माला को ये नहीं बोलना चाहिए था, चाहे माहिर के बारे में हो, चाहे ज़ियाद के खुद के बारे में हो, उसको ये सब कुछ ज़ियाद को नहीं कहना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी फ्लॉड और काफ़ी एक अंडर डेवलप्ड सा पर्सपेक्टिव होगा, ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ राइटर एज वेल। कहीं ना कहीं माशरे में इस तरह की सेंसिटिविटी को समझती हैं, तो बिल्कुल ओप्रेसर जो भी होगा वो उसको खुशी ही मिलेगी ये सब कुछ करके, और वो ओप्रेस्ड को और ओप्रेस्ड करता ही जाएगा, वो तो कभी भी साइकिल को ब्रेक नहीं होने देगा। और डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा ये पढ़ के, माला का स्टैंस पढ़ के, क्योंकि बहुत सारा टिपिकल कन्वेंशनल स्टफ तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं सालों सालों से, तो ऐसा डिफरेंट भी होना चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ डिफरेंट को टेस्ट करने के लिए, बल्कि कुछ सिखाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि अब हमारे प्रेजेंट मॉडर्न टाइम्स के मसाइल हैं, चीज़ें काफ़ी कॉमन हैं, तो इस तरह की चीज़ों को भी नैरेटिव किया जाना चाहिए, वॉइस किया जाना चाहिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसा कुछ भी पढ़ के। सो गाइज, ये मेरी तरफ से एक सारा स्टैंस था, रिव्यू था, मेरा पर्सपेक्टिव था। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया हो, या आप लोगों को भी ये ठीक लगा हो, या आप लोग इसे रिलेट करते हो, आप लोगों के इस बारे में क्या स्टैंस है, क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने। डू शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन, और मजीद भी मुझे बताइए कि आप लोग माला के पर्सपेक्टिव्स को लेकर क्या सोचते हो। वैसे ऑलरेडी मैंने कुछ और डिफरेंट POVs भी प्लान किए हुए हैं, अनपॉपुलर ओपिनियन, जो माला के कैरेक्टर के साथ और नॉवल में दूसरे कैरेक्टर्स के साथ भी लिंक कर रहे हैं। सो आई विल शेयर इट विद यू गाइज, एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर योर जेन्युइन कमेंट्स, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram. अल्लाह हाफिज़।